गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेंटिलेटर मोड्स। इसके पहले हम लोग टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर पढ़ चुके हैं, वेंटिलेटर सेटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कर देती हूँ। जो टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर हमने पढ़ा था, तो दो टाइप्स के मैकेनिकल वेंटिलेशन हम पेशेंट को देते हैं। फर्स्ट वन इज़ निगेटिव प्रेशर एंड सेकेंड वन इज़ पॉजिटिव प्रेशर। निगेटिव प्रेशर में दो टाइप्स होते हैं, आयरन लंग वेंटिलेटर एंड सेकेंड वन इज बाईफेजिक क्यूरेस वेंटिलेटर। सेकेंड जो हमने देखा था वो था पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेटर। उसमें दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट होता है इन्वेसिव पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन एंड सेकेंड वन इज नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन। इन्वेसिव में हमने देखा था थ्री टाइप्स होते हैं, वॉल्यूम साइकिल जिसमें हम वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, प्रेशर साइकिल्ड जिसमें हम प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और थर्ड था उसमें टाइम साइकिल जिसमें हम टाइम को कंट्रोल करते हैं। और ये जो तीनों कंट्रोल्ड वेंटिलेशन जो हम यूज़ करते हैं, इसके साथ साथ हम सबसे पहले पेशेंट को एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं, ट्रैकियोस्टॉमी करते हैं, देन हम पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो हमने नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देखा था, उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देखा था हमने, CPAP, और बाईपैप देखा था हमने, बाईफेजिक पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन। तो ये जो दोनों टाइप्स थे CPAP एंड बाईपैप, इसमें हमने ये देखा था कि किसी भी तरह का एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन हम नहीं करते हैं। इसमें हम एक ओरोनेजल मास्क या फेस मास्क के थ्रू पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं। तो ये सारे जो टाइप्स थे वो मैकेनिकल वेंटिलेटर के टाइप हैं जो हमने डिस्कस किया था। आज अब हम देखेंगे कि जो बेसिक वेंटिलेटर के जो मोड्स हैं वो क्या क्या होते हैं। Modes of ventilation are described by the relationship between the various type of breath and by the variables that can occur during the inspiratory phase of ventilation. Each mode of ventilation is distinguished by how it initiate a breath, how it sustain a breath, and how it terminate a breath. These are referred to as phase variable. तो ओवरऑल जो मोड का मतलब यहाँ पे वेंटिलेशन में क्या है कि बहुत सारे टाइप्स के हमने वेंटिलेटर सेटिंग्स हमने पढ़ी है ना, बहुत सारे टाइप्स के हमने वेंटिलेशन के बारे में पढ़ा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो हमको कौन से पर्टिकुलर टाइप का जो वेंटिलेशन है वो पेशेंट को यूज़ करना है, साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग हमको जो भी चीज़ें हैं वेंटिलेटर सेटिंग में, जो भी चीज़ें हम सेट करते हैं वो सब को किस तरीके से हमको सेट करना है, किस पेशेंट के कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या क्या चीज़ों को हमको मैकेनिकली सपोर्ट करना, और कौन सी चीज़ें पेशेंट स्पॉन्टेनियसली यानी कि खुद से वो कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हम कुछ बेसिक यहाँ पे मोड सेट करते हैं। जो भी मोड होता है, मोड में मेन तीन चीज़ें हम देखते हैं कि जो भी पर्टिकुलर मोड है वो ब्रीथ, जो पेशेंट की जो ब्रीथ है यानी कि जो ब्रीदिंग साइकिल है उसको स्टार्ट कैसे कर रहा है, ब्रीदिंग साइकिल को कंट्रोल कैसे कर रहा है, और साथ ही साथ ब्रीदिंग साइकिल को कंप्लीट कैसे कर रहा है। स्टार्ट, रेगुलेट एंड कंप्लीट, ये तीन चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन से मोड में रखना है। The best mode of mechanical ventilation is the one that provide the maximum therapeutic benefit with the fewest side effect. जो सबसे बेस्ट मोड होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन में वो वही मोड होता है जो कि मिनिमम साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट पेशेंट को दे। Mode selection and individual ventilator setting are geared toward the patient diagnosis and history as well as integrated data from the laboratory, radiology and physical examination. जो भी हम पेशेंट के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन में मोड सेट करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का डाटा क्या है, पेशेंट की डायग्नोसिस क्या है, कंडीशन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके जो लैब वैल्यूज़ हैं, लैब टेस्ट जो हुआ है पेशेंट का, वो सारी चीज़ें पहले हम एनालाइज करते हैं। देन हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन से वेंटिलेशन मोड में हमको रखना है। सो हियर द बेसिक मोड ऑफ वेंटिलेशन, सो देयर आर 6 मोड। कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन, सेकेंड वन इज़
assist control ventilation. Third one is synchronous intermittent mandatory ventilation. Fourth one is intermittent mandatory ventilation. Fifth one is positive and expiratory pressure ventilation. And sixth one is continuous positive air pressure ventilation. So these all are the modes of mechanical ventilation. अब इसको हम एक एक करके सिंगल हम देखेंगे. तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन. मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी. सो फर्स्ट इट कंप्लीटली कंट्रोल द पेशेंट वेंटिलेशन. The ventilator provide a mechanical breath on preset timing. Patient respiratory efforts are ignored. इसका मतलब क्या है कि इसमें जो ये पर्टिकुलर टाइप का जो मोड है कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन, इस मोड में क्या होता है कि जो वेंटिलेटर है वो पेशेंट को ब्रीथ प्रोवाइड करता है. एक टाइमिंग सेट होती है ना, तो टाइम एक सेट कर दिया जाता है. उतने ही सेट टाइमिंग में पेशेंट को ब्रीथ प्रोवाइड की जाती है. पेशेंट का जो भी इफ़र्ट है, पेशेंट कितना इफ़र्ट लगा पा रहा है, इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है. दिस इज़ जनरली अनकम्फर्टेबल फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हु आर कॉन्शियस एंड यूजुअली ओनली यूज्ड इट इज़ ओनली यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट. जो ऐसे पेशेंट जो कि कॉन्शियस होते हैं या फिर हम चिल्ड्रन में ये जो मोड है इसको हम जनरली परफॉर्म नहीं करते हैं क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है. ये हम मेनली जो अनकॉन्शियस पेशेंट हैं उनमें करते हैं. In this mode, the ventilator delivers a mechanical breath with preset volume, preset rate and preset flow rate. तो तीनों चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं कि सारी चीज़ें सेट की हुई है. वॉल्यूम सेट किया हुआ है कितने अमाउंट में जो एयर का वॉल्यूम है वो ईच ब्रीथ में लंग्स के अंदर जाएगा. प्रीसेट रेट, कितने रेट पे ब्रीथ रेट पर मिनट कितना होगा. साथ ही साथ फ्लो रेट क्या होगा. फ्लो रेट का मतलब एक ब्रीथ में कितना जो फ्लो रेट कितना रहेगा, ब्रीदिंग पर मिनट कितनी होगी, साथ ही साथ जो वॉल्यूम है एयर का वो कितना लंग्स के अंदर मूव्ड इन होगा. तो ये सारी चीज़ें क्या की गई है, पहले से ही कंट्रोल कर ली गई है, सेट कर दिया गया है लिमिट. द पेशेंट कांट जनरेट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ वॉल्यूम एंड फ्लो रेट इन दिस मोड. इसमें पेशेंट अगर वो कॉन्शियस भी है तो भी वो अपने से स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से ब्रीथ जनरेट नहीं कर सकता, ना ही अपने अकॉर्डिंग वो लंग्स में एयर का वॉल्यूम जो लिमिट सेट किया गया उससे ज़्यादा वो ले सकता है, ना ही फ्लो रेट को वो इंक्रीज कर सकता है. डिसएडवांटेज क्या है इस मोड्स के. द मेजर डिसएडवांटेज इज़ दैट इट इज़ नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद द इफ़र्ट ऑफ द पेशेंट. पहला डिसएडवांटेज क्या है कि ये पेशेंट की जो भी कैपेसिटी है लंग्स की, पेशेंट का जो भी एयरवे रेजिस्टेंस है, एयरवे रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया है, तो वो आप लोग पिछली स्लाइड में जाके एक बार रिवाइज कर लेंगे. तो जो यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट का जो इफ़र्ट है उसके साथ ये बिल्कुल भी मिल के काम नहीं करता है. व्हेन द पेशेंट इज़ आउट ऑफ सिंक्रोनाइज्ड विद द वेंटिलेटर ही attempts to exhale as the ventilator is in the inspiratory phase. As a result, airway pressure build up in abnormally high levels and the remainder of the inspiratory volume is not delivered. This bucking cause a high pressure alarm, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है. तो ओवरऑल अगर हम ये बोले कि ये पेशेंट का जो स्पॉन्टेनियस जो ब्रीथ है, जो जिसको पेशेंट का जो इफ़र्ट है उसके साथ ये बिल्कुल भी मिल के या जॉइंट हो के काम नहीं करता है, ये अपने अकॉर्डिंग काम करता है. इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है. इसमें हम देख सकते हैं इसमें तीनों चीज़ें सेट की हुई होती हैं. वॉल्यूम का आप देख सकते हैं, फ्लो रेट का एंड प्रेशर का. यहाँ पे जो E1 वाली जो लाइन है वो है एक्सपायरेटरी फेज. नेक्स्ट मोड है असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन. इट इज़ सिमिलर टू CMB. अभी जो हमने इसके पहले जो मोड देखा जिसमें कि हम फ्लो रेट, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों चीज़ें जो हम सेट कर देते हैं, इसके पहले अभी हमने देखा था वॉल्यूम, फ्लो और प्रेशर तीनों चीज़ें हमने सेट की थी.
तो ये भी उसी के जैसा होता है, बट इट अलाउ द पेशेंट टू ट्राइगर एंड असिस्टेड ब्रीथ एनी टाइम। ट्राइगर का मतलब होता है एक्टिवेट करना, तो ये CMV मतलब जो अभी हमने पढ़ा था उसके जैसे ही है, लेकिन ये क्या करता है, पेशेंट को अपनी जो ओन ब्रीथ है उसको किसी भी टाइम इनिशिएट करने के लिए एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ उसको असिस्ट भी करता है, यानी कि ये देखता है, चेक करता है कि पेशेंट कितना एबल है, वो कितना इफ़र्ट रेस्पिरेशन के लिए लगा रहा है। It delivers the preset volume and preset rate and preset flow rate in response to the patient own inspiratory effort, but will initiate the breath of patient does not do so within the set amount of time। इसका मतलब क्या है कि CMV में जैसे हमने देखा बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी जो फ्लो रेट है सेट किया गया है, वॉल्यूम सेट किया गया है और साथ ही साथ ब्रीदिंग रेट भी जो है वो भी सेट किया गया है इन रिस्पॉन्स टू पेशेंट ओन रेस्पिरेटरी फंड। लेकिन इसमें इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है कि पेशेंट ओन कितना रेस्पिरेटरी एफर्ट लगा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी चीज़ें सेट करते हैं। इसके पहले जो हमने देखा था उसमें पेशेंट कितना एफर्ट लगा रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम पूरी जो चीज़ें हैं जितनी सारी चीज़ें हम मैकेनिकली पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि हम पहले पेशेंट का देखते हैं कि पेशेंट पहले खुद से कितना एफर्ट लगा पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें सेट करते हैं। बट विल इनिशिएट द ब्रीथ इफ़ पेशेंट डज नॉट डू सो विद इन द सेट अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन जितना टाइम सेट किया गया है कि पेशेंट इतने टाइम में अपना ब्रीथ जो है वो इनिशिएट कर लेगा, शुरू कर लेगा, लेकिन अगर पेशेंट किसी वजह से अपना जो ब्रीदिंग एफर्ट नहीं लगा पा रहा है एक सेट टाइम में, तो ये जो मोड है वो अपने आप ब्रीथ को फिर इनिशिएट कर देता है, यानी कि शुरू कर देता है। द पेशेंट कैन नॉट जनरेट स्पॉन्टेनियस वॉल्यूम और फ्लो रेट इन दिस मोड। पेशेंट इसमें वॉल्यूम खुद से जनरेट नहीं कर सकते हैं, ना ही फ्लो रेट को वो खुद से रेगुलेट कर सकते हैं। ऑल डिलीवर्ड ब्रीथ वेदर मैंडेटरी और पेशेंट ड्राइवर, जितने भी ब्रीथ्स पेशेंट को डिलीवर होंगे, फिर चाहे वो पेशेंट के थ्रू किया गया हो, इनिशिएट किया गया हो या फिर वेंटिलेटर के थ्रू दिया गया हो, विल बी डिलीवर्ड बाय द वेंटिलेटर अकॉर्डिंग टू द सेट पैरामीटर। लेकिन जो चाहे वो पेशेंट के थ्रू ब्रीथ इनिशिएट किया गया हो या फिर वो कंपलसरी हो कि इतना पेशेंट को ब्रीथ दिया जाना चाहिए, दोनों रीज़न में ही क्या होगा, तो इसमें एक चीज़ जो है वो क्या है कि अगर पेशेंट खुद से भी ब्रीथ को इनिशिएट अगर कर रहा है, चाहे फिर वो मैंडेटरी हो या फिर पेशेंट के द्वारा एक्टिवेट किया गया हो या इनिशिएट किया गया हो, दोनों ही कंडीशन में जो ब्रीथ जो डिलीवर्ड होंगे that are delivered by the ventilator according to the set parameter। जो पैरामीटर सेट किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग डिलीवर होगा। That is all breath in the assist control mode receive the same FiO2, that is the fractional amount of oxygen in the lungs। FiO2 का मतलब क्या है, the amount of oxygen which is delivered to the lung। एंड टाइडल वॉल्यूम भी मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस मोड इज़ यूज्ड फॉर द पेशेंट हु कैन इनिशिएट अ ब्रीथ बट हु हैव वीक रेस्पिरेटरी मसल्स। ये जो मोड्स होते हैं, ये जो असिस्टेड कंट्रोल वेंटिलेशन है, ये हम उन पेशेंट में यूज़ करते हैं जिनके रेस्पिरेटरी मसल्स वीक है, इस वजह से वो पूरा कंप्लीटली ब्रीदिंग एफर्ट नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक वो जो ब्रीथ है उसको इनिशिएट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट में हम असिस्टेड कंट्रोल मोड यूज़ करते हैं। The assisted control rate is the minimum number of full ventilator breath the patient will receive. The actual respiratory rate is equal to the assisted control rate plus the patient plus any patient triggered breath per minute। इसके पहले जो हमने देखा था CMV, उसमें क्या था कि जो ब्रीथ रेट पर मिनट था वो पूरा वेंटिलेटर के थ्रू जितना सेट किया गया था उतना ही था, लेकिन इसमें जो ब्रीथ रेट होता है वो कितना होता है, वो वेंटिलेटर के थ्रू जो प्रोवाइड किया गया है वो प्लस
पेशेंट ने खुद से जितना ब्रीथ इनिशिएट किया, दोनों मिला के ब्रीथ रेट पर मिनट जो है वो आउटकम निकलता है। other modes of mechanical ventilation, that is intermittent mandatory ventilation. It is the most common used mode of ventilation. In this mode, the ventilator delivers a preset rate, tidal volume and FiO2, that is the fractional amount of oxygen. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो वेंटिलेटर्स है वो क्या करता है, प्री सेट रेट, यानी कि यहाँ पे रेट बिल्कुल पहले से सेट किया गया है, टाइडल वॉल्यूम भी पहले से सेट किया गया है, और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना लंग्स के अंदर डिलीवर्ड होगा ये भी सेट किया हुआ है। द पेशेंट में ऑल्सो ड्रॉ स्पॉन्टेनियस ब्रीथ इन बिटवीन द मैंडेटरी ब्रीथ। इस बीच में आप वेंटिलेटर से तो पेशेंट को ब्रीथ तो मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ पेशेंट इसके बीच में अपनी भी ओन ब्रीथ इनिशिएट कर सकता है। जैसे कि अभी हमने असिस्टेड कंट्रोल ब्रीथ में देखा था, द पेशेंट टेक्स स्पॉन्टेनियसली, डू नॉट ट्राइगर और साइकिल द वेंटिलेटर्स। पेशेंट खुद से इसमें ब्रीथ स्टार्ट कर सकता है, लेकिन वो किसी भी जो वेंटिलेटर का जो साइकिल हमने जो सेट किया है, जो मोड हमने सेट किया, वो किसी भी तरह से उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं या डिस्टर्ब नहीं करते हैं। पेशेंट इनिशिएटेड ब्रीथ आर कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस, नाइदर असिस्टेड नॉर सपोर्टेड बाय द वेंटिलेटर। असिस्टेड कंट्रोल में क्या था कि पेशेंट का जो ब्रीथ इनिशिएट हो रहा है उसको वो सपोर्ट करते हैं मोड्स, लेकिन इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं। पेशेंट उसको इनिशिएट कर रहा है तो भी उससे वेंटिलेटर ना ही उसको सपोर्ट करता है, ना ही उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो लिमिट्स हैं, जो अपर लिमिट्स और जो लोअर लिमिट्स सेट किए गए हैं, टाइडल वॉल्यूम और ऑक्सीजन जितना लंग्स में दिया जाना चाहिए, ये दोनों चीज़ों को पेशेंट के इफ़र्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में दो चीज़ें हैं, एक है मैंडेटरी ब्रीथ और एक है स्पॉन्टेनियस ब्रीथ। स्पॉन्टेनियस ब्रीथ का मतलब क्या है कि पेशेंट खुद से ब्रीथ कितना इनिशिएट कर रहा है वो है, और मैंडेटरी का मतलब है जो यहाँ पे उसको वेंटिलेशन के थ्रू, वेंटिलेटर के थ्रू उसको दिया जा रहा है। Next one is synchronous intermittent mandatory ventilation. It was developed as a result of problem of high respiratory rate associated with assisted control ventilation. ये जो टाइप का जो मोड है वो इसलिए डेवलप किया गया क्योंकि जो असिस्टेड कंट्रोल वेंटिलेशन था उसमें जो रेस्पिरेटरी रेट्स है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से जो पेशेंट है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे थे। So it delivers the preset volume, preset pressure and preset rate while allowing the patient to breathe spontaneously in between the ventilator breath. Each ventilator breath is delivered in synchrony with the patient breath, yet the patient is allowed to completely control the spontaneous breath. इसमें क्या होता है कि वेंटिलेटर के जो ब्रीथ है, वेंटिलेटर जो ब्रीथ प्रोवाइड कर रहा है उसके बीच बीच में पेशेंट भी अपने ब्रीथ को इनिशिएट कर सकता है, और साथ ही साथ इसमें भी जो वॉल्यूम है, प्रेशर है और रेट है वो पहले से ही सेट कर दिया जाता है, लेकिन वो पेशेंट को अलाउ करता है कि वो अपने ब्रीथ को वेंटिलेटर ब्रीथ के बीच बीच में इनिशिएट कर सकते हैं। It allow the patient generate spontaneous breath, volume and flow rate between the set breaths. यहाँ पे पहले से तो सेट किया गया है फ्लो रेट, प्रेशर एंड वॉल्यूम, लेकिन ये पेशेंट को भी अलाउ करता है कि वो वॉल्यूम जो है वो जनरेट कर सकता है, फ्लो रेट जनरेट कर सकता है एंड ब्रीथ जनरेट कर सकता है खुद से भी। इट इज़ यूज्ड एज ए प्राइमरी मोड ऑफ वेंटिलेशन। इसको सबसे पहले स्टार्टिंग में हम प्राइमरी मोड मतलब क्या है, पेशेंट को जनरली हम ये देते हैं, एज वेल एज अ वीनिंग मोड। वीनिंग मोड का मतलब, वीनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, वीनिंग का मतलब होता है जैसे जैसे पेशेंट स्टेबल होता जाता है वैसे वैसे हम उसको वेंटिलेटर पे जितना वो डिपेंडेंट है हम उसको धीरे धीरे उससे उसके स्टेबल जैसे जैसे होता जाता है वेंटिलेटर से हम हटाने का एक प्रोसेस है वीनिंग। तो पहले हमको पेशेंट को धीरे धीरे स्टेबल करना पड़ता है, तो ये जो प्रोसेस है ये वीनिंग है। सो ड्यूरिंग द वीनिंग द प्रीसेट रेट इज़ ग्रेजुअली रिड्यूस्ड
allowing the patient to slowly regain breathing on his or her own। जैसे जैसे पेशेंट वीनिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ता जाता है, यानी कि वो स्टेबल होता जा रहा है, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत अब उतनी नहीं है, वैसे वैसे जो हम उसके लिए रेट सेट करते हैं वो रेट जो है धीरे धीरे हम कम करते जाते हैं। क्यों? ताकि पेशेंट क्या है, खुद से जो ब्रीदिंग है उसको वो खुद से स्लोली ही सही वो स्टार्ट कर सके और उसको कंट्रोल कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इंस्पायरेटरी एफर्ट लिखा हुआ, यानी कि यहाँ पे पेशेंट इंस्पायरेशन के लिए कितना एफर्ट लगा रहा है, एंड मैंडेटरी ब्रीथ यानी कि जो वेंटिलेशन के थ्रू दिया जा रहा है। एडवांटेज क्या है इसके? इट मेंटेन्स द रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ, डिक्रीज मीन्स एयरवे प्रेशर। इसका मतलब क्या, यहाँ पे ये दो एडवांटेज हैं वो मिक्स हो गए हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है मेंटेन रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ। ये क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं उनके स्ट्रेंथ को यानी कि एयरवे रेजिस्टेंस को ये मेंटेन करता है। क्यों? अदर्स मोड जो हमने देखा जैसे कि CMV, उसमें क्या है, पेशेंट का जो लंग्स है उसमें जितने भी वॉल्यूम में एयर जा रहा है, ब्रीदिंग रेट, प्रेशर, सारी चीज़ें उसमें क्या है लिमिटेड कर दी गई है। पेशेंट का जो उसमें खुद का जो ब्रीथ है, खुद के जो इफ़र्ट्स है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके जो लंग्स की कैपेसिटी है, एयरवे रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और साथ ही साथ मसल्स भी वीक होते हैं क्योंकि उनमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ब्रीथ को इनिशिएट करने में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, वेंटिलेटर के जो ब्रीथ्स है उसके साथ साथ पेशेंट को खुद के भी ब्रीथ्स इनिशिएट करने के लिए यहाँ पे अलाउ किया जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहती है। डिक्रीज द मीन एयरवे प्रेशर, जो एयरवे का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे फिर डिक्रीज़ हो जाता है, जो कि वेंटिलेशन के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा था। पेशेंट यहाँ पे खुद से सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है स्लोली। इट फैसिलिटेट द वेंटिलेटर डिसकंटिन्यूएशन दैट इज़ वीनिंग। इस मोड में पेशेंट को हम ये बोल सकते हैं कि वो धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, और अब हम उसको ये मतलब वेंटिलेटर से डिसकंटिन्यू मतलब वेंटिलेटर से हटने का एक बहुत ये जो प्रोसेस है उसको ये फैसिलिटेट करता है, यानी कि बढ़ावा देता है। इट डिक्रीज द चांस ऑफ हाइपर वेंटिलेशन। इसमें हाइपर वेंटिलेशन यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा जो हाई हो जा रहा था, है ना, CM असिस्टेड कंट्रोल वेंटिलेशन में, वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ये जो हाइपर वेंटिलेशन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। एट्रॉफी ऑफ एसेसरी मसल्स एंड इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस थ्रू आउट द लंग्स बाय द एक्शन ऑफ द डायफ्राम। डिसएडवांटेज, इट में इंक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी मसल्स फैटिंग। इसमें क्या है, पेशेंट खुद से ब्रीथ इनिशिएट कर रहा है तो उसके जो उसका जो वर्क है ब्रीदिंग के लिए जो एफर्ट लगा रहा है वो बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जो उसके मसल्स है रेस्पिरेटरी मसल्स वो बहुत ही जल्दी फैटिग यानी कि थक जाते हैं। इन IMV मोड द मैकेनिकल रेट एंड स्पॉन्टेनियस रेट में इस asynchronous causing staking and that may cause barotrauma and volutrauma। तो ये दो जो चीज़ें हैं, बैरोट्रामा का मतलब होता है कि जो बॉडी है उसमें टिश्यूज़ में इंजरी और डैमेज होता है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव एयर। और सेकंड जो है वॉल्यूट्रामा, इसका मतलब है जो एल्वियोलाइस हैं वो डैमेज हो जाते हैं ना। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो डिसएडवांटेज है इस मोड में अगर हम देखें तो। और जो इसके पहले जो हमने जो देखा था एडवांटेज में ये क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी जो इफ़र्ट है वो पेशेंट खुद से इनिशिएट कर सकता है, लेकिन रेस्पिरेटरी मसल्स बहुत जल्दी फैटिग हो जाते हैं। साथ ही साथ ये पेशेंट के एयरवे रेजिस्टेंस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस मोड्स और कस्टमाइज एडजस्ट टू वेंटिलेटर मोड्स। फर्स्ट वन इज P, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। इट इज़ डिफाइंड एज ए पॉजिटिव प्रेशर एट द एंड ऑफ एक्सलेशन ड्यूरिंग आइदर स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग और मैकेनिकल ventilation. However, use of the term commonly implies that the patient is also receiving mandatory breath from a ventilator.
इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो मैंडेटरी ब्रीथ यानी कि कंपलसरी जो ब्रीथ है वो वेंटिलेटर से वो उसको प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वन मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द पेशेंट ऑक्सीजनेशन विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम विच इज़ डिलीवर्ड बाय द वेंटिलेटर इज़ द यूज़ ऑफ PEP and basically it does not allow airway pressure to return to zero at the end of expiration। नॉर्मली क्या होता है पेशेंट जो न्यूमोथोरेक्स वाले होते हैं और साथ ही साथ जो एटलेक्टेसिस वाले पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है एक्सपायरेशन यानी कि एक्सलेशन के टाइम जो एयरवे है जो एयर का प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है लंग्स के अंदर और लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये जो मोड है इसमें क्या है ये बिल्कुल जीरो नहीं करता है उस मोड को, जो एयरवे का प्रेशर है उसको कुछ अमाउंट में उसको रखता है जिससे कि एल्वियोलाई है वो कोलैप्स ना हो। सो इट डज नॉट अलाउ द एयरवे प्रेशर रिटर्न टू जीरो, है ना। एंड इट इज़ नॉट अ मोड ऑफ वेंटिलेशन इन इटसेल्फ, इट इज़ एन थेरेपी विच इज़ एडेड टू अदर मोड्स। नॉर्मली इसको जितने भी मोड्स हमने पढ़ा उसके साथ में ये ऐड किया जाता है, ये अलग से कोई मोड नहीं है। समटाइम इसको हम एक मोड के जैसा भी यूज़ करते हैं। इट इज़ इंटेंडेड टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन नॉट टू प्रोवाइड द वेंटिलेशन। ये जो पेशेंट को जो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है उसको ये इम्प्रूव करता है, ये वेंटिलेशन के लिए स्पेशली वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए ये मोड मतलब काम नहीं करता है। विच द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स फॉलोड बाय एक्सलेशन। It is added to increase the functional residual capacity and allow for a decrease in a fractional amount of oxygen, and it helps to prevent the small airway and alveoli collapse, improve alveolar ventilation, decrease work of breathing, facilitate oxygen diffusion at lower फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ सेफ़र फॉर द पेशेंट। दो चीज़ें जो है यहाँ पे ये क्या करता है, सबसे पहली चीज़ जो है वो डिक्रीज़ द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। ये जो है वो वर्क ऑफ ब्रीदिंग है वो बिल्कुल उसको कम करता है, ये ऑक्सीजनेशन जो है उसको मेंटेन करता है। साथ ही साथ जो एक्सलेशन के टाइम में जो एयर का प्रेशर बिल्कुल कम हो जाने की वजह से एल्वियोलाई जो कोलैप्स हो जाते हैं पेशेंट में, जनरली न्यूमोथोरेक्स और एटलेक्टेसिस वाले पेशेंट में, तो ये क्या करता है उस अमाउंट को कुछ मेंटेन करके रखता है, बिल्कुल जीरो नहीं होने देता, जिसकी वजह से जो एक्सलेशन है उस टाइम पे एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होते और उनमें प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन रहता है। नेक्स्ट, इट फैसिलिटेट द ऑक्सीजन डिफ्यूज़न एट वेरी लोअर फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वेंटिलेटर के थ्रू जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट या लंग्स में डिलीवर किया जा रहा था वो क्या हो जाता है, वो कम कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेशेंट खुद से अपना जो ब्रीथ है वो इनिशिएट कर रहा है, साथ ही साथ उसके जो ऑक्सीजनेशन है उसको भी हम मेंटेन कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ जो प्रोसेस है उसको भी ये फैसिलिटेट करता है। Disadvantage, it decrease the cardiac output with or without hypotension which occurs because it increase the intrathoracic pressure which in turn increase the venous return to the heart. Second one is increase intracranial pressure and potential loss of tidal volume. Next mode is continuous positive airway pressure वेंटिलेशन। इट इज़ सिमिलर टू PEP। ये अभी जो हमने इसके पहले जो मोड पढ़ा वो बिल्कुल इसी के जैसे, एक्सेप्ट दैट इट वर्क्स ओनली फॉर द पेशेंट हु आर ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियसली। लेकिन ये सिर्फ उन पेशेंट के लिए वर्क करता है जो कि खुद से ब्रीथ इनिशिएट कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर सकते हैं। It is CPAP is PEP with no set rate on the ventilator. It is primarily used as a mode of non-invasive mechanical ventilation। जो CPAP है वो नॉन इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन के जैसे हम यूज़ करते हैं। It is occasionally used in the final stage of ventilator weaning but has minimal application for the mechanical ventilator patient। ये जो मोड है हम लास्ट जो स्टेज होता है वेंटिलेटर वीनिंग का, यानी कि पेशेंट लगभग बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, उसको वेंटिलेटर की अब ज़रूरत नहीं है, तो वेंटिलेटर से हटाने में जो सबसे लास्ट स्टेज आता है जो पेशेंट का, जिसमें लगभग पेशेंट स्टेबल हो चुका होता है, उस फेज़ में हम इस जो मोड को यूज़ करते हैं और ये नॉन
इन्वेसिव टाइप का मोड होता है, यानी कि इसमें हम किसी भी तरह का एंडोट्रैकियल इंटूबेशन या पेशेंट में ट्रैकियोस्टोमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें हम ओनली फेशियल मास्क और ओरोनेजल मास्क के थ्रू हम पेशेंट को इसमें जो ब्रीदिंग है उसको सपोर्ट करते हैं। Patient on CPAP do not receive positive pressure breath from the ventilator. All breath are initiated and ended by the patient. इसमें वेंटिलेटर से जो पॉजिटिव प्रेशर है वो पेशेंट को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, एंड जितने भी ब्रीथ इनिशिएट किए जाते हैं और एंड किए जाते हैं, दोनों ही चीज़ें पेशेंट के द्वारा जो है वो इनिशिएट की जाती हैं, फिर चाहे वो इनिशिएशन हो या एंड हो। एंड टाइडल वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारी चीज़ें ब्रीथ टू ब्रीथ ये अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट इफर्ट। इट कैन ऑल्सो बी एडमिनिस्टर्ड यूजिंग अ मास्क और CPAP मशीन फॉर द पेशेंट हु डू नॉट रिक्वायर मैकेनिकल वेंटिलेशन बट नीड रेस्पिरेटरी सपोर्ट। ऐसे पेशेंट जिनको वेंटिलेशन की नीड नहीं है लेकिन उनको रेस्पिरेटरी सपोर्ट चाहिए, ऐसे पेशेंट में भी हम CPAP यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो एड इन प्रमोशन ऑफ ऑक्सीजनेशन इन द सेम वे and it has no influence on the ventilation. Advantage: it can monitor the patient breathing and activate the alarm if something undesirable occur. It is helpful for improving the oxygenation in the patient with refractory hypoxemia and low fractional यहाँ पे एक चीज़ और है, आप देख सकते हैं, It improve the oxygenation in patient with refractory hypoxemia. हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या होता है? हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे पेशेंट में भी ऑक्सीजन को इम्प्रूव करता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन को, साथ ही साथ ये एंड लो FRC का मतलब है यहाँ पे फ्रैक्शनल रेसिडुअल capacity. It is CPAP setting. It is adjusted to provide the best oxygenation with the lowest positive airway pressure and lowest fractional amount of oxygen which is provided by the ventilator. यहाँ पे FRC के बारे में एक चीज़ और यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीप पे भी हमने देखा था फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, है ना। और FiO2 क्या है? फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि वेंटिलेटर के थ्रू लंग्स को प्रोवाइड किया जाता है। फंक्शनल रेसिडुअल जो कैपेसिटी है वो आप लोग लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने पहले भी बोला है कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी है उसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करेंगे, कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है वो तब आपको अच्छे से और क्लियर होंगी। तो ये एक समरी है, जो मोड्स हैं उनका फंक्शन क्या है और क्लिनिकली हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये आपके जस्ट एक समरी के लिए, इसमें भी सेम चीज़ें हुई है, शॉर्ट में दी हुई है। नेक्स्ट वन इज़ अलार्म एंड कॉमन कॉज। वेंटिलेटर अलार्म, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा मोड्स, वेंटिलेटर मोड्स में हम क्या होता है, पेशेंट को जैसे जैसे जिस मोड में हम रखते हैं तो अकॉर्डिंग टू मोड हम मैक्सिमम लिमिट हम सेट करते हैं, मिनिमम लिमिट भी सेट करते हैं। अगर उस लिमिट से एक्सीड होता है जो भी वैल्यूज़ हैं तो वेंटिलेटर अलार्म करने लगता है, साउंड करने लगता है ना। तो वेंटिलेटर अलार्म में ये सारी चीज़ें सेट की हुई रहती हैं। As mentioned earlier, the ventilator is designed to monitor many aspects of the patient respiratory rate, and there are many different alarms that can be set to warn the healthcare provider that the patient is not tolerating the mode or setting. अलार्म क्या इंडिकेट करता है कि पेशेंट है वो जो पर्टिकुलर जिस मोड में हमने पेशेंट को रखा है वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है और कुछ वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। द फॉलोइंग आर कॉमन वेंटिलेटर अलार्म्स एंड देयर मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज। सो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई प्रेशर के क्या क्या, हाई प्रेशर में अगर अलार्म हो रहा है वेंटिलेटर तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। लो प्रेशर में अगर लो प्रेशर जो वैल्यूज़ है वो एक्सीड होने से क्या क्या रीज़न हो सकते हैं अलार्म होने के। हाई रेस्पिरेटरी रेट हो गया है और वेंटिलेटर अलार्म कर रहा है तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं। लो एक्सेल्ड वॉल्यूम है, उसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो हाई प्रेशर लिमिट में आप देख सकते हैं जैसे कि एयरवे या ईटी ट्यूब में सिक्रीशन
कलेक्ट हो गया है, या फिर किंकिंग हो रही है वेंटिलेटर ट्यूबिंग में, पेशेंट ने बाइट कर लिया है एटी ट्यूब को, या फिर कफिंग, गैगिंग और टॉक करने की कोशिश कर रहा है। इंक्रीज एयरवे प्रेशर फ्रॉम ब्रोंकोस्पाज्म और न्यूमोथोरिक्स, एयरवे का एक्यूमुलेशन हो गया, एयर का एक्यूमुलेशन हो गया है प्लूरल कैविटी में, या जो एयरवे है वो स्पाज्म हो गए हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। हाई प्रेशर लिमिट जो है वो मैक्सिमम जो लिमिट होता है जो प्रेशर का वो एक्सीड होने के, और इसके बाद फिर जो वेंटिलेटर है वो अलार्म करने लगता है। नेक्स्ट, लो प्रेशर में अलार्म करने की क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। व्हेन ट्यूबिंग नॉट कनेक्टेड, जो वेंटिलेटर की ट्यूबिंग है वो कनेक्टेड नहीं है, जो ईटी ट्यूब हमने लगाया है वो डिस्प्लेस हो गया है। हाई रेस्पिरेटरी रेट में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वेंटिलेटर अलार्म करने होने के। पेशेंट एंजियस है, पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है ईटी ट्यूब में जो हमने लगाया है। हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया मैंने बताया था, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। लो एक्सेल्ड वॉल्यूम में अगर वेंटिलेटर अलार्म करता है तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। वेंटिलेटर जो ट्यूबिंग्स है वो कनेक्टेड नहीं है, कफ में लीकेज आ रही है, या इनएडिक्वेट कफ सील, जो सील कफ है उसको अच्छे से सील नहीं किया गया है, क्लोज नहीं किया गया है। अक्रेंस ऑफ अनदर अलार्म प्रिवेंटिंग फुल डिलीवरी ऑफ ब्रीथ। तो ये सारे जो रीजंस हैं इनकी वजह से वेंटिलेटर्स में अलार्म होता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जिस मोड में हमने पेशेंट को रखा है वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, या उसमें किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन या फिर कोई भी रीजंस हो रहे हैं जिसकी वजह से पेशेंट का जो को हमने जिस मोड में रखा है वेंटिलेटर, जिस वेंटिलेटर मोड में रखा है वो वेंटिलेटर अलार्म कर रहा है। तो ये कंप्लीट मैकेनिकल वेंटिलेटर के बारे में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। टाइप्स, मोड, अलार्म, शेटिंग। तो इसके पहले जो 2 वीडियो मैंने बताया है वो सारे जो दोनों वीडियो हैं पहले आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद आप ये जो आज का जो वीडियो है उसको आप लोग देखेंगे, मोड ऑफ वेंटिलेशन। जिन लोगों ने भी टाइप्स नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने भी सेटिंग्स के बारे में नहीं पढ़ी, क्या क्या चीज़ें हम सेट करते हैं, बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज जो मैंने बताया था वेंटिलेटर सेटिंग में, वो सारी चीज़ें जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको मोड्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले आप लोग जो इसका 2 पार्ट है टाइप्स का, वेंटिलेटर सेटिंग्स का, वो दोनों पार्ट रिवाइज कीजिए, पहले उसको पढ़िए, उसके बाद ही आपको जो मोड ऑफ वेंटिलेशन है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे बीच बीच में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे कि FRC है, रेसिडुअल वॉल्यूम है, फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, या फिर एक्सपायरेटरी एफर्ट है। कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, तभी नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। तो आपको ये चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए टर्मिनोलॉजीज़ में इस पर्टिकुलर चीज़ का मतलब क्या है, FRC का मतलब क्या है, FiO2 का मतलब क्या है, SaO2 का मतलब क्या है। तो सारी चीज़ें पहले आपको क्लियर रखनी है, उसके बाद ही आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।